नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ग्लोबल सिटी, जो गुड़गांव के अंदर बनने जा रही है। इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी। क्या है ग्लोबल सिटी? क्या लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहती है सरकार? और कैसे ये प्रॉपर्टी के रेट को बढ़ाने में मददगार होगी ग्लोबल सिटी? तो आइए शुरुआत करते हैं विषय की। जैसा कि विदित है कि हरियाणा सरकार ने HSIDC के माध्यम के द्वारा फेज 1 ग्लोबल सिटी के टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं, जिनकी टेंडर ओपनिंग की तारीख 19 मई 2023 रखी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लगभग अभी 125 एकड़ की नीलामी की जा रही है, जिसका रिजर्व मूल्य 70 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया है। यानी बोलीदाता इसके ऊपर ही बोली लगा सकते हैं, नीचे नहीं लगाएंगे। अब ध्यान यहाँ पर आकर्षित करने वाली बात यह है कि अगर 70 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन की नीलामी हो रही है, तो इस बेशकीमती जमीन के ऊपर जो बिल्डर आएंगे, वो कैसे अपने रेवेन्यू की प्राप्ति कर पाएंगे? ऐसा क्या होने वाला है कि ये रेट कहाँ तक लेकर गुड़गांव को जाएंगे? तो सबसे पहले रोशनी डालना चाहेंगे, क्या है ग्लोबल सिटी? इसके बारे में चर्चा चल रही है। तो ग्लोबल सिटी के बारे में बात यह है कि जैसा आप और हम लोग सभी जानकार हैं कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती हुई विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था है। अभी तक हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर अपना लोहा पूरी दुनिया के अंदर मनवा चुके हैं, लेकिन जब से ये नई सरकार आई है, इसका ध्यान इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का है। मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए इन्होंने अपनी तैयारी बहुत तेजी से शुरू कर दी है। आज विश्व की बहुत सारी कंपनियां अपना ऑफिस खोलने के लिए हिंदुस्तान की ओर अपना प्रयास कर रही हैं। खास करके कोविड के बाद से बदले हुए परिवेश में अगर हम लोग देखें, तो लोगों ने चाइना वन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, जिसका मतलब है कि चाइना के अंदर तो है ही है प्रोडक्शन, लेकिन ऑल्टरनेट कोई दूसरे देश को भी वहां अपना एक नया उद्यम वो खोलना चाहते हैं, ताकि कल को चाइना के अंदर हुई अनिश्चितता अनिश्चितता के कारण उनको अपना बिजनेस को लॉस वहन ना करना पड़े। उसके अंदर विभिन्न देश की सरकारें अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं इन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की। उसी कड़ी के अंदर भारत सरकार दिल्ली राजधानी क्षेत्र के साथ में लगते हुए गुड़गांव के अंदर ग्लोबल सिटी का विकास करने जा रही है। इसमें कुल 1003 से एकड़ के अंदर ये डेवलपमेंट करना प्रस्तावित किया गया है। ये HSIDC के द्वारा पूरा डेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम रखा है। साथ ही जितना भी नेटवर्क है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब सरकार यहाँ पर क्रियान्वयन करेगी। यहाँ पर सरकार का उद्देश्य ये है कि लगभग 5.5 लाख की आबादी यहाँ पर भविष्य में निवास करेगी, और साथ ही 3.5 लाख नए रोजगार इसके अंदर सृजन होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी कुल गुड़गांव की जनसंख्या लगभग 18 लाख के आसपास है, जो 27 किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ है। लेकिन ये मात्र 1000 एकड़ की डेवलपमेंट, जिसमें 35% खुला एरिया रखा जाएगा और मात्र 65% मोटे अनुमान के हिसाब से 650 एकड़ के ऊपर लगभग 5.5 लाख आबादी को निवास करने का या कार्यक्षेत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित करा गया है, जो कि पूरी जनसंख्या गुड़गांव क्षेत्र की लगभग एक चौथाई संख्या का भाग इसके अंदर निवास करेगा। तो ऐसे इतने 1000 एकड़ के अंदर सरकार क्या करने जा रही है कि जो इतनी बड़ी आबादी को मात्र 1000 एकड़ के अंदर सारी मूलभूत सुविधाएं देगी। सरकार ने इसके लिए इसको स्मार्ट सिटी, ग्लोबल सिटी, सिटी विद इन अ सिटी इत्यादि नाम से दिया है। ये सेल्फ सस्टेनेबल सिटी होगी, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सरकार का फोकस रहेगा, जिसे मैं आगे वीडियो के क्रम में बताऊंगा। मैंने प्रयास करके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहीं से निकाली है। मुझे उसकी मदद लेनी पड़ेगी इस चीज़ को समझने के लिए और समझाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि विज़न क्या है इसके अंदर। इसके अंदर कुल लगभग सरकार की तरफ से पहला उद्देश्य ये है कि हम ऐसी जगह पर निवेश आकर्षित करें जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय पटल को कोई दिक्कत ना हो, यानी कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए। तो सर्वविदित है कि ये मात्र 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी पर सेक्टर 36A, 37A, 37B के अंदर बसाने का प्रस्ताव रखा गया है।
इसके बाद इसके अंदर स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट बेस्ड प्लान दिया गया है। स्मार्ट सिटी के अंदर उसके अपने कुछ लाभ हैं, वो भी आगे मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल ये मोटे-मोटे पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ। तीसरा, ट्रांजिट ओरिएंटेड। ट्रांजिट ओरिएंटेड का मतलब कि सेल्फ सस्टेन अपना खुद का इकोसिस्टम हो, जिसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़ीरो एमिशन फ्यूल का हो, इसके अंदर कार्बन ज़ीरो एमिशन कार्बन का होना चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी होनी चाहिए, मैक्सिमम इसके अंदर जो कूड़े का निस्तारण है वो अपने आप से किया जाए। इसके अलावा इस पे मेन फोकस रहेगा कि लाइव, वर्क और प्ले इकोसिस्टम को साथ के साथ ही डेवलप करना है। और वर्ल्ड क्लास इंफ्रा डिज़ाइन जो है हमारा, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ जैसा लोग बाग चाहते हैं वैसा ही हम लोग इसके अंदर डेवलप करें। ये खुद ब खुद में सेल्फ सस्टेनेबल हो, रिजिलिएंट हो, इसके ऊपर भी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। साथ में गवर्नेंस के लिए भी ये मददगार हो, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने इससे 1 लाख करोड़ की आय का लक्ष्य रखा गया है। तो बहुत प्रतिष्ठित, बहुत कहूँगा कि सरकार की तरफ से ये एक प्रेस्टीज का इशू है कि इसको कैसे डेवलप करें और कैसे इसको कन्वर्ट करें। सरकार की तरफ से मुख्य उद्देश्यों के अंदर सबसे पहला वर्ड आता है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन इसके साथ इसके अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज और एविएशन के ऊपर मुख्यतः इसके ऊपर फोकस रखा जाएगा, ताकि कुछ ऐसे नए फील्ड भी इनोवेट किए जाएं जिसमें कि रोजगार की संभावनाएं सरकार पैदा कर सके। इसके अलावा सरकार का उद्देश्य है कि इससे स्टेट इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जाए और विभिन्न माध्यम जो आने वाले चुनौतीपूर्ण माहौल के अंदर है और जो मौजूदा वक्त की डिमांड है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना और विश्व के साथ कदमताल करना। एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करके देना जो केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के निवेश को अपनी ओर आकर्षित करे और खास करके इंडिया के अंदर, ये नॉर्थ इंडिया के अंदर अपने आप में एक मैग्नेटिक इम्पैक्ट को दर्शाए। साथ ही इसकी कनेक्टिविटी के ऊपर भी वर्किंग किया जाए ताकि इसको एयरपोर्ट के द्वारा, रोड के द्वारा, मेट्रो के द्वारा तेजी से जोड़ा जाए। यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा, सरकार ने 2023 के यूनियन बजट के अंदर 10 ऐसे क्षेत्र चिन्हित करे हैं जहाँ पर सरकार हेलीपोर्ट को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है और बजट एलोकेशन किया गया है। इसी के साथ में सेक्टर 36A के साथ में लगती हुई जमीन के ऊपर सरकार ने यहाँ पर हरियाणा का पहला हेलीपोर्ट तैयार करने की घोषणा कर दी है, जो शुरुआत में पहले थोड़े हेलीकॉप्टर के साथ शुरू करी जाएगी, लेकिन बाद में इसमें 100 हेलीकॉप्टर्स को हैंगर की व्यवस्था दी गई है ताकि किसी को भी अगर जेवर एयरपोर्ट जाना है तो 20 मिनट के अंदर वो जेवर एयरपोर्ट इस लोकेशन से पहुंच सके, 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी कार के द्वारा वो आईजीआई एयरपोर्ट पहुंच सके या गुड़गांव के किसी और अन्य क्षेत्र में पहुंचने में उनको असुविधा ना हो। पांचवा उद्देश्य है लो कार्बन एमिशन, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सपोर्ट के साथ और मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसको डेवलप किया जाए। जिस प्रकार से हम लोगों में से कई लोग दुबई और सिंगापुर जाते हैं, तो दुबई के अंदर हम लोगों ने बिजनेस भी देखा है, लगभग उसी की तर्ज के ऊपर इसको डेवलप करने का सरकार का प्रयास है। बिजनेस वे के ऊपर अगर हम लोग देखें तो कई सारी बहुमंजिली इमारतें बनी हुई हैं और वो मात्र 150 एकड़ के अंदर फैला हुआ शहर है। यहाँ पर ये 1000 एकड़ के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, जो उससे लगभग लगभग 6 गुना ज़्यादा बड़ा बन रहा है और मौजूदा समय के अंदर ये मांग है। इसके अलावा सरकार इससे एक अपना 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त करने की मंशा पहले ही जाहिर कर चुकी है। सरकार उसी तर्ज के ऊपर इसको बहुत तेजी से गति के द्वारा तैयार करने का प्रयास कर रही है। सरकार ने इस रणनीतिक क्षेत्र को चुना है। इसकी लोकेशन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये लोकेशन सेंट्रिक लोकेशन पड़ती है गुड़गांव की, जहाँ से एनपीआर, जिसे हम द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, वहाँ से इसकी पहुँच, इसका सीधा मुखड़ा उसी के ऊपर खुलता है। दूसरी तरफ सेंट्रल पेरिफेरी रास्ता इसके ऊपर खुलता है, जहाँ से NH8 की दूरी मात्र 3 किलोमीटर की रह जाती है। वहीं पर NH8 भी उससे नज़दीक आ जाता है और आगे बढ़ के हम लोग SPR के ऊपर भी टर्न कर जाते हैं, क्योंकि भविष्य में ये यहाँ से रोजगार के माध्यम सृजन होंगे, तो ये सेंट्रल लोकेशन हो जाएगा जो अभी कहीं ना कहीं हमारा
साइबर हब के आसपास हम लोग मानते हैं कि वो सेंटर है, क्योंकि जहाँ जॉब ओरिएंटेशन होती है, वहीं पर लोग बाग निवास करना पसंद करते हैं। तो जब ये सेंटर के अंदर आएगा और इतने बड़े लक्ष्य के साथ आएगा, तो ये 360 डिग्री के अंदर पूरे के पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अपना असर डालेगा। शुरुआत में केवल इसका असर हमें गुड़गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में दिखेगा, लेकिन जिस प्रकार की सरकार ये डेवलपमेंट कर रही है, तो सरकार की दिमाग के पीछे पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है। तो सरकार इंडो पैसिफिक रीजन को ध्यान में रख के कर रही है। इसका बहुआयामी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ने जा रहा है। इसके अंदर सरकार मुख्यतः जिनमें फोकस रहेगा, इसमें वो चीज़ें आती हैं मल्टी टेनेटेड ऑफिस स्पेस, क्योंकि यहाँ पर लगभग लगभग 200 मंजिल की इमारतें तैयार की जाएंगी। और ऐसा भी बाजार के अंदर चर्चा है कि सरकार वर्ल्ड का हाईएस्ट टावर भी यहाँ पर लेकर आने का विचार कर रही है। तो ये तो भविष्य के घर में छुपा है, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी मजबूत है। मल्टी टेनेटेड ऑफिस होंगे, इसके बाद इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर होगा, नॉलेज जोन होगा, हॉस्पिटैलिटी जोन होगा, हेल्थ केयर जोन होगा, कमर्शियल पब्लिक एंड सेमी पब्लिक जोन होगा, फाइनेंशियल कैंपस होगा, और सबसे अंतिम में रेजिडेंशियल कैंपस होगा। सरकार यहाँ 80% कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, और मात्र 20% के लिए रेजिडेंशियल के ऊपर फोकस कर रही है। तो सरकार रेजिडेंशियल, कमर्शियल, होटल्स या जो दूसरे अन्य प्रकार के आय हैं, उससे ही आय प्राप्त कर पाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भविष्य में 35 से 50,000 रुपये फुट के आसपास की ज़मीन का भाव होगा। यहाँ ये इंडिकेटर दे रहा हूँ कि अभी तक पूरे गुड़गांव में इस लेवल की एक दो प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। और क्योंकि जब इनकी महंगी नीलामी हो रही है ज़मीनों की, और जब यहाँ बिल्डर बनाएंगे इतने महंगे 150, 200, 250 मंजिल की इमारतें बनाएंगे, उनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत हाई जाने वाली है। मेगा सिटी के अंदर हमारा घर होगा या हमारा ऑफिस होगा, तो ये जो चीज़ें हैं, मैं रेजिडेंशियल सेक्टर 35,000 रुपये का अनुमान लगा के चल रहा हूँ। वहीं अगर कमर्शियल की बात करें, तो उसके बारे में मुझे तो अभी अनुमान लगाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। तो जो लोग भविष्य को ध्यान में रखते हैं और जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, वो ग्लोबल सिटी और ग्लोबल सिटी के इर्द गिर्द के एरिया को अभी से गंभीरता के साथ लेना शुरू कर दें। यहाँ मेरा इशारा न्यू गुड़गांव, एसपीआर और द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ के लगते हुए रीजन के अंदर है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग प्लॉट्स की बात करें, क्योंकि रिटेल में प्लॉट्स तो यहाँ इसमें ग्लोबल सिटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन इसकी पेरिफेरी के तीनों तरफ जो प्लॉट्स अभी 1.25 लाख रुपए से लेके 1,40,000 रुपये गज के आसपास है, तो मेरा अपना मानना ये है कि उसमें अभूतपूर्व तेजी आ जाएगी अगले 2 से ढाई साल के अंदर। वहीं जो लोग आज बड़े फ्लोर्स या बड़े अपार्टमेंट खरीद पा रहे हैं और ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं छोटे फ्लोर्स के एरिया के अंदर, तो वो सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उनका पैसा यहाँ से 3 गुना से 4 गुना की रफ्तार पकड़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी भविष्य तय करेगा कि क्या चीज़ें इसमें होंगी। सरकार इस लैंड बैंक को कुल 3 फेज में बेचने का प्लान कर रही है। फेज 1 का टेंडर आ चुका है और इसके अंदर ग्लोबल एफएआर 3 की रेशो रहने वाली है। इसीलिए यहाँ पर हाई राइज 200 मंजिल तक जाते हुए दिखाई देंगे। साइट एरिया मैं आपको बता चुका हूँ, 1003 एकड़ के करीब है। टोटल एस्टिमेटेड बिल्टअप एरिया जो आएगा इसके अंदर 11.5 मिलियन स्क्वायर मीटर, ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब अगर हम पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड करें, जो सरकार ने अपने चार्ट के अंदर लगाया है, ग्रीन ओपन स्पेस के लिए 36% लैंड बैंक रिजर्व करी गई है। वहीं आपका कमर्शियल के लिए केवल 4%, बाकी सर्विस एरिया के लिए 29% और रेजिडेंशियल के लिए मात्र 23% का लैंड का एलोकेशन किया गया है। जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि सरकार की तरफ से जो उनको आइडिया दिया गया है, यहाँ इन्वेस्टर की बात आ रही है, जो ई बिडर हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ बिंदु बनाए हैं, जैसे कि मास्टर प्लानिंग और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये पूरी की पूरी जो लैंड बैंक है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वर्ल्ड के टॉप जो हमारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते हैं, आर्किटेक्ट एकॉम के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसको इंटरनेशनल बेंचमार्क को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया जाएगा। दूसरा, फ्यूचर प्रूफ सिटी डिज़ाइन। सरकार ने अभी से इसके अंदर
टनल्स के द्वारा पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टनल के ऊपर खड़ा करा जाएगा, जिसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर, जो जैसे कि हमारे वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी समस्या पूरे गुड़गांव के अंदर, ऐसी समस्या ना आए, सड़कों को बार बार खोदना ना पड़े, तो इसके अंदर जितना भी पब्लिक यूटिलिटीज़ और जितना भी ऑपरेशंस एरिया है, जितनी फैसिलिटीज़ हैं, वो सब टनल के अंदर रहेगी, ताकि उसको नीचे से आसानी से इंस्पेक्ट किया जा सके, बार बार खुदाई करने की जरूरत ना पड़े। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो शहर अपना ऊपर काम करता रहेगा, नीचे अपना मेंटेनेंस का काम चलता रहेगा। एजाइल प्लानिंग के अंदर जैसे कि बिल्डर्स को ये ऑप्शन दिया गया है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से प्लॉट्स को छोटा या बड़ा साइज में पार्सल्स में वो देने की अपनी तरफ से प्रपोजल दे रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लॉट्स, जो भी प्लॉट्स की नीलामी होगी, जैसे अब तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर हम लोग देखते आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद सीधा कंस्ट्रक्शन बिल्डर कर देता है अपने प्लॉट्स के ऊपर। ऐसे ही इसके अंदर भी सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जब नीलामी के बाद वो आए तो तुरंत अपना काम इंस्टेंट स्टार्ट कर दें, तो रेडी टू यूज़ प्लॉट्स उनको देने का भरसक प्रयास कर रही है। अब इसके अंदर कन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस एंड लाइफस्टाइल, यानी कि मल्टी यूज़ बिल्डिंग्स होंगे विद सर्विसेज, कमर्शियल्स एंड रेजिडेंशियल यूजेस के ऊपर होगा। राइज अबव द गुड़गांव स्काईलाइन, इसके अंदर देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सरकार ऐसी भी मंशा रख रही है कि यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा टावर भी सरकार बनाने का प्रयास करेगी, और कौन सा बिल्डर उसको बनाने का प्रयास करेगा ये तो भविष्य के घर में छुपा है। इसलिए यहाँ पर FAR को फ्लेक्सिबल रखा गया है। जैसे कि मौजूदा हालात में गुड़गांव के अंदर लो डेंसिटी प्रोजेक्ट के अंदर FAR की रेशो होती है मात्र 1.75। यहाँ पर 3% एक्सेप्टेबल रखे गए हैं नॉर्म्स, लेकिन 3 टाइम्स की जगह इसमें 10.5 टाइम्स का भी रखा गया है, यानी कि 1 एकड़ के अंदर 10.5 गुना की FAR भी हम लोग इसमें ले सकते हैं। नतीजतन इसके अंदर स्काईलाइन बहुत ऊंची जा सकती है। ग्रीन कवर्स रहेंगे, 36% के करीब ग्रीन कवर रहेंगे, अपनी वाटर बॉडी रहेगी। ऐसा एक वाटर चैनल भी बनाने का प्रयास है कि जिसके साथ रिवर बेड के साथ ऐसा महसूस दे कि हम लोग कहीं किसी कैफेटेरिया वगैरह में आए तो बहुत खूबसूरत नज़ारा वहाँ पर रखने का कोशिश करा जाएगा। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी दे रही है, जैसा कि रोड है, मेट्रो है, एयरवेज के साथ में है। ये कुछ चीज़ें इसको बाहरी निवेशक के लिए एक अच्छा मौका प्रोवाइड करती है। कुछ रोड्स के बारे में, नेटवर्क के बारे में भी इस प्रेजेंटेशन के द्वारा से जानकारी दी गई है। इसके अंदर मुख्य कैरिजवे 14 मीटर का एक तरफ रहेगा, 14 मीटर का दूसरी तरफ रहेगा, कुल मिलाकर 28 मीटर का कैरिजवे रहेगा। उसके साथ ग्रीन बेल्ट लगती हुई जाएगी जो 2 मीटर दोनों तरफ होगी, यानी कुल 4 मीटर की होगी। वहीं पर साइकिलिंग ट्रैक भी होगी 2.5 मीटर की दोनों तरफ, 5 मीटर टोटली साइकिल ट्रैक रोड के दोनों तरफ रहेगी। इसके अलावा पेडेस्ट्रियन वॉकवे रहेगा, जिसके अंदर 2 मीटर लेफ्ट हैंड पे, 2 मीटर राइट हैंड पर रहेगा। सेम उसी तर्ज के ऊपर मल्टी यूज जोन उसके अंदर रहेगा, और उसके अलावा सर्विस लेन 6-6 मीटर की दोनों तरफ रहेगी। तो इतनी चौड़ी रोड रहेंगी, उसके बाद प्रॉपर्टी की लाइन शुरू होगी। इसी के नीचे वाटर फ्लो अगर होता है, ओवरफ्लो होता है, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे टनल में चला जाएगा और टनल से अंडरग्राउंड रिजर्वायर के अंदर चला जाएगा। तो पानी को रिचार्ज करने की स्वतः इसमें क्षमता होगी, और एक्सेस वाटर कभी भी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा, जो इस चित्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। सभी मुख्यतः बिल्डिंगें अपना बेसमेंट अंडरग्राउंड आपस में जुड़ी रहेंगी। ये भी आपको इस चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। नीचे भी इसके अंदर बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, मल्टी स्पेशलिटी या दूसरी प्रकार के आपके एंटरटेनमेंट जोन वगैरह आपस में बिल्डिंग को कनेक्ट करेंगे। तो सड़क के ऊपर भी कम से कम आने का रहेगा, और नीचे टनल के द्वारा सब लोग आपस में जुड़े रहेंगे। अब सवाल आता है कि हमें ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है, अभी तो किसी बिल्डर ने लिया नहीं है, और हम कैसे इस पे निवेश की तरफ देख सकते हैं, कैसे हम फर्स्ट अर्ली रनर हो सकते हैं, फर्स्ट प्राइस मूवर का हम बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर हम लोग निवेश करें, और इस आने वाली संभावित सिटी से पहले हम लोग अपना कुछ निवेश कर पाएँ, ताकि उसके साथ साथ वो भी मल्टीप्लाई हो सके। तो उस चीज़ के बारे में आपसे निवेदन करूँगा, क्योंकि संभव नहीं है कि सारी चीज़ें जानकारी हम वीडियो के माध्यम से दे पाएँ, क्योंकि ये 1 टू 1 इंटरेक्शन का और क्योंकि बड़े पैसे का लगाने का गेम है। तो इसमें आपसे निवेदन करूँगा कि आप मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। कोई जानकारी लेना चाहें, मैं हर समय उपलब्ध रहता हूँ। मेरी दूरभाष संख्या है 9899124305। धन्यवाद।